जय हिंद। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे एमपी फॉरेस्ट गार्ड साइंस के कुल 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ की पॉइंट्स भी देखेंगे एवं एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखने वाले हैं। इसके लिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। इसमें क्वेश्चन की संख्या 15 है, पर इसके साथ की पॉइंट्स एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और की पॉइंट्स एवं एडिशनल इन्फॉर्मेशन को नोट करते चलें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि कोई भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, कोई वीडियो मिस ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बल का की मानक इकाई है ग्राम भार, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड या न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन, ऑप्शन नंबर 4। इसकी उदाहरण क्या है? बल को किसी वस्तु को धक्का देने या खींचने के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके कारण निकाय की गति बदल जाती है। इसका गणितीय रूप होता है F बराबर ma, जहाँ m निकाय का द्रव्यमान और a निकाय का त्वरण है। बल एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक, SI इकाई न्यूटन होती है। 1 न्यूटन इजिकल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और CGS प्रणाली में बल की निरपेक्ष इकाई डाइन होती है और 1 डाइन इजिकल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? अवर्णी लवक, वर्णी लवक, इसमें से कोई नहीं है। हरित लवक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरित लवक को कहा जाता है। कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। हरित लवक पौधों में मौजूद हरे रंग के प्लास्टिड होते हैं। हरित लवक हरे रंग के पदार्थ क्लोरोफिल से बना है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में मौजूद धातु है। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर माना जाता है। प्रकाश संश्लेषण की घटना क्लोरोफिल की मदद से पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पूरी होती है। हरे पौधों में क्लोरोप्लास्ट की अधिकांश पत्तियों में मोसोफिल कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। हरित वर्णक के प्रकार के आधार पर हरित लवक को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। वर्णी लवक पौधों के हिस्से को एक पीला, नारंगी या लाल रंग देता है। अवर्णी लवक रंगहीन हरित लवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रतिक्रियाशील है और मिट्टी के तेल में रखा जाता है? आयोडीन, ब्रोमीन, सोडियम और पोटेशियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सोडियम। की पॉइंट्स देख लेते हैं। सोडियम और पोटेशियम अत्यंत अतिक्रियाशील धातु है। उन्हें ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से रोकने के लिए उन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने पर वे अपने हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए दोनों धातुओं को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं दोस्तों। आयोडीन एक अधात्विक गहरा धूसर बैंगनी काला चमकदार ठोस तत्व है। ब्रोमीन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Br और परमाणु संख्या 35 होती है। यह कमरे के तापमान पर एक लाल भूरे रंग का तरल है। कैल्शियम एक चांदी सफेद नरम धातु है जो हवा में तेजी से धूलित होती है और पानी के साथ अभिक्रिया करती है। कैल्शियम धातु का उपयोग अन्य धातुओं जैसे थोरियम और यूरेनियम को तैयार करने के लिए एक अपचायक कारक के रूप में किया जाता है। मिस्टेक पॉइंट हो गया दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से रोकने के लिए रखा जाता है, लेकिन प्रश्न में यह सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु पूछ रहा है, इसलिए सोडियम और पोटेशियम में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु सोडियम है, इसलिए सोडियम सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं में मादा गौण लैंगिक लक्षण किस हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं? रिलैक्सन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और गोनेडोट्रोपिन। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा एस्ट्रोजन।
देख लेते हैं कुछ की पॉइंट। मादा गौण लैंगिक लक्षण यौनारंभ के बाद विकसित होते हैं। स्तन ग्रंथियों, गोल कूल्हों का विकास और जंघन और बगल के क्षेत्र में बालों की वृद्धि। एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। स्तनधारियों में मादा गौण लैंगिक लक्षण हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं। अंडाशय इसे स्रावित करता है। यह मादा प्रजनन तंत्र के विकास में मदद करता है। यह महिला मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित नहीं करता। यह ग्राफियन पुटिका के विकास में मदद करता है। यह एंडोमेट्रियम परत विकसित करता है और इस प्रकार भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए स्थल प्रदान करता है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं दोस्तों। रिलैक्सिन अंडाशय और प्लेसेटा इसे स्रावित करता है। यह बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय ग्रीवा की पेशियों को आराम देने में मदद करता है। यह गर्भावस्था के दौरान स्तन ग्रंथि के विकास में मदद करता है। प्रोजेस्टेरोन यह एक मादा हार्मोन है और अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। यह एस्ट्रोजन के साथ मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने में मदद करता है। यह महिला की गर्भावस्था को बनाए रखता है। गोनेडोट्रोपिन अग्रपीयूष इसे स्रावित करता है। एफएसएच पुटिका प्रेरक हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन गोनेडोट्रोपिन है। यह जनन ग्रंथियों पर कार्य करता है और लैंगिक हार्मोन स्रावित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 5, गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह का त्वरण है लगभग वही जो पृथ्वी की सतह के निकट है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 6 गुना, पृथ्वी की सतह के निकट 1/6 गुना और पृथ्वी की सतह से निकट से कुछ अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा लगभग पृथ्वी की सतह के निकट का 1/6 गुना। ये पॉइंट देख लेते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान का 1/6 गुना है, जहां m द्रव्यमान है और g गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है। चंद्रमा का द्रव्यमान 1/100 गुना है और चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की 1/4 गुना है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी के त्वरण का 6वां भाग है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 1/6 गुणा पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार है। त्रिज्या r तथा द्रव्यमान m वाले किसी ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 1/6वां भाग है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है और इसकी एक अलग त्रिज्या भी है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से ग्रहों के किस युग्म पर CO2 गैस पाई जाती है? पृथ्वी एवं बुध एवं शनि, शुक्र एवं मंगल और शुक्र एवं शनि। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा शुक्र एवं मंगल। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण शुक्र, मंगल और पृथ्वी जैसे ग्रहों पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस मौजूद है। ये दोनों ग्रह सूर्य के निकटतम ग्रह के अंतर्गत आते हैं। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे कम दूसरे स्थान पर स्थित है। मंगल ग्रह सौरमंडल के ग्रह क्रम में 4थे स्थान पर स्थित है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। यह बहुत गर्म होता है और इसके बादलों में सल्फ्यूरिक अम्ल भी है। शुक्र भी नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम और नियॉन जैसी अन्य गैसों की कम मात्रा से बना है। मंगल ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस। शुष्क बर्फ वाले बादलों के बनने के कारण यह काफी शुष्क और ठंडा ग्रह है। मंगल अन्य गैसों और जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और जल वाष्प से भी बना है। कुछ एडिशनल पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर वीडियो लंबी हो जाए तो भी आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वन रक्षक परीक्षा हो, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पृथ्वी और बुध ग्रही सौर मंडल के प्रथम स्थान पर स्थित है। पृथ्वी ग्रही और सौर मंडल के तीसरे स्थान पर स्थित है। बुध में केवल सोडियम और पोटेशियम की गैसें होती हैं। पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, हीलियम, आर्गन आदि गैसें हैं। बुध और शनि क्रमशः सौरमंडल के पहले और 6ठे स्थान पर स्थित है।
शनि की एक मोटी वायुमंडलीय परत होती है, इसमें हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया आदि गैस होती है। बुध में Na, सोडियम और के पोटेशियम की गैसें होती हैं। शुक्र और शनि सौरमंडल में दूसरे और छठे स्थान पर स्थित है। शुक्र में CO2 गैस की उच्च मात्रा होती है। शनि ग्रह की एक मोटी वायुमंडलीय परत जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? आयरन और क्रोमियम, आयरन और निकिल, आयरन निकिल और क्रोमियम, निकिल और क्रोमियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन निकिल और क्रोमियम का। की पॉइंट्स देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम और निकिल धातु की संचारण मुक्त मिश्र धातु है। मिश्र धातु एक प्रकार की धातु है जो विभिन्न धातुओं के संयोजन से निर्मित होती है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की महत्वपूर्ण भूमिका है और ये 11% में मौजूद होता है। क्रोमियम की उपस्थिति के कारण स्टेनलेस स्टील परिवेश में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता और खुद को संचारण से बचा सकता है। यह प्रकृति में अघातवर्ध है और इसे सीट, रोल, तार, प्लेट आदि में परिवर्तित किया जा सकता है। घरेलू भोजन पात्र, उपकरण, यंत्र और अन्य चीजें स्टेनलेस स्टील की बनाई जाती हैं। एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। आयरन, लोहा। आयरन भूरे रंग का चमकदार धातु है और इसका प्रतीक Fe है। यह एक भारी धातु है। यह वायु के संपर्क में आसानी से जंग खा सकता है। यह उच्च घनत्व के साथ कठोर और प्रकृति में आघातवर्ध तथा तन्य भी है। आयरन का ऑक्सीकरण जल या वायु के संपर्क में होता है, ऑक्सीजन संचारण का कारण बनता है। क्रोमियम चमकदार धातु है और इसका प्रतीक Cr है। इसका उपयोग मूल रूप से इस्पात को सख्त करने के लिए किया जाता है। इस्पात को जंग लगने से बचाने के लिए क्रोमियम लेपन का उपयोग इस्पात के निर्माण के दौरान किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर धातु कर्म में किया जाता है। निकेल धूसर रंग का चमकदार धातु है और इसका प्रतीक Ni है। आमतौर पर इसका उपयोग इसके शुद्ध रूप में शायद ही कभी किया जाता है। यह विभिन्न मिश्र धातुओं के गुण को बढ़ा सकता है जो जंग को रोकने में उनकी मदद करता है। यह एक आघातवर्धी तथा तन्य है। इसका उपयोग बैटरी, टरबाइन, ब्लेड, आर्मन प्लेटिंग आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का पानी में वेग है 340 मीटर पर सेकंड, 1500 मीटर पर सेकंड, 420 मीटर पर सेकंड और 1000 मीटर पर सेकंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1500 मीटर पर सेकंड। की पॉइंट देख लेते हैं। ध्वनि का वेग जल में 1500 मीटर प्रति सेकंड है। यह जल के तापमान पर भी निर्भर करता है। ध्वनि की गति और वेग वह दर जिस पर ध्वनि तरंगें विभिन्न पदार्थों में गति करती हैं। ध्वनि की गति विशेष रूप से 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर शुष्क वायु के लिए 331.29 मीटर या 1086.9 फीट प्रति सेकंड है। 8 डिग्री सेल्सियस या 46 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तरल जल में ध्वनि की गति लगभग 1439 मीटर मतलब 4721 फीट प्रति सेकंड है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं दोस्तों। ध्वनि यह एक यांत्रिक विक्षोभ है जो एक प्रत्यास्थ माध्यम में यात्रा करता है और साम्यावस्था को बाधित करता है। वेग यह एक ऐसा शब्द है जो किसी बिंदु की गति और दिशा का वर्णन करता है। उदाहरण, एक वृत्ताकार मार्ग की दिशा बिंदु से वृत्त के केंद्र तक एक रेखा के लंबवत होती है। एक बिंदु हमेशा उस दिशा में चलता है जो उसके मार्ग एक त्रिज्या के स्पर्श रेखा है। समय में बिंदु जिस गति से अपने मार्ग के साथ यात्रा कर रहा है उससे वेग के परिणाम के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में, प्लास्टिक में, ग्लाइकोज में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा राइबोसोम में। की पॉइंट देख लेते हैं। प्रोटीन एवं पॉलीपेप्टाइड्स हमारे शरीर के लिए आवश्यक जैव अणु हैं। प्रोटीन कई उपचायक प्रतिक्रियाओं में सहायक करता है। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन राइबोसोम में बनते हैं। यह प्रोटीन निर्माण इकाई है। दोस्तों जितने भी पॉइंट्स हम देख रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, अपने आप में क्वेश्चंस हैं। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो लंबा हो रहा है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। राइबोसोम कोशिका विलय में उपस्थित होते हैं या RER खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका से बंधे होते हैं। कोशिका में राइबोसोम की संख्या भिन्न होती है। राइबोसोम में mRNA
mRNA का स्थानांतरण होता है और प्रोटीन बनता है। राइबोसोम 70 या 80 एस प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोट में यह 70 एस और यूकैरियोट में 80 एस होते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। प्लास्टिक, यह एक पादप कोशिका में मौजूद होता है। इसमें क्लोरोप्लास्टिक, हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट वह स्थान है जहां प्रकाश संश्लेषण होता है। ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन, स्टार्च और तेल के भंडारण में सहायता करता है। गोल्गी कॉय, यह पादप और जंतु कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक झिल्ली वाला केशिकांग है। यह वह स्थान है जो ग्लाइकोपिडिल बनाते हैं। यह प्रोटीन टारगेटिंग और छटाई में सहायता करता है। सूत्रकणिका, यह अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। यह अपने प्रोटीन को संश्लेषित कर सकता है और इसका डीएनए होता है। यह एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। यह एटीपी एडेनोसिन के निर्माण का स्थल है। क्वेश्चन नंबर 10, दाब को मापने का यंत्र है एमिनोमीटर, मोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर और हाइड्रोमीटर। तो ये मैनोमीटर है दाब मापी। यह एक दाब मापने वाला उपकरण है जो तरल के स्तंभ को संतुलित करने के सिद्धांत पर आधारित है। जिसका दाब पाया जाना है उसी या किसी अन्य तरल के स्तंभ द्वारा। एक दाब मापी के में तरल के स्तंभ की ऊंचाई को प्रभावित करने से केशिका क्रिया को रोकने के लिए 12 mm से कम के आंतरिक व्यास वाले ग्लास ट्यूब का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह धारा को मापने का उपकरण है और इसे हमेशा उस उपकरण के पार श्रृंखला में जोड़ा जाता है जिसे धार को मापा जाता है। आदर्श रूप में एमीटर में शून्य प्रतिरोध होता है। लैक्टोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग दूध की शुद्धता जांचने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये भी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे पूछा जाता है। यह दूध में पानी की मात्रा का पता लगा सकता है। यह दूध की समृद्धि का परीक्षण कर सकता है। लैक्टोमीटर दूध के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर काम करता है। पिकोमीटर दूरी मापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 11, अम्लीय शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा आरोही क्रम सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल, एसिडिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। हम की पॉइंट देख लेते हैं। अम्लीय शक्ति, किसी भी विलयन की अम्लीय शक्ति को जलीय विलयन से मुक्त हाइड्रोजन आयन की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसलिए इसे हाइड्रोजन आयनों H+ की सांद्रता पर निर्भर करता है। हाइड्रोजन आयनों H+ की सांद्रता pH का व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः एक विलयन का H+ या H3O+ जितना अधिक होगा, pH मान उतना ही कम होगा और अम्लीय शक्ति उतनी ही अधिक होगी। अम्ल विलयन pH, तो जल का pH मान होता है 7 दोस्तों, एसिडिक अम्ल का 3 होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1.0 से 1.2 तक होता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये परीक्षाओं में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तालिका से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जल का pH अधिक है, जिसका अर्थ है अम्लीय शक्ति कम होगी, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल pH सबसे कम है अर्थात यह अम्लीय शक्ति अधिक होगी। अम्लीय शक्ति के संदर्भ में सही आरोही क्रम जल। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक ऐसा प्रबल अम्ल है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है तथा जल उदासीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे जीव जिनमें केंद्रक तथा झिल्ली परिबद्ध केशिकांग अनुपस्थित होते हैं कहलाते हैं अगुणित, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक या द्रविगुणित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। की पॉइंट देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कहे जाने वाले जीवों में केंद्रक और अन्य जीवों में रहित केशिकाएं होती हैं। जीवाणु और आर्किया, जिन्हें अलग विकासवादी वंश माना जाता है। प्रोकैरियोटिया के 2 मुख्य श्रेणियां हैं। प्रोकैरियोट आमतौर पर एक सीधी संरचना वाले छोटे एकल कोशिका वाले जीव होते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगुणित गुणसूत्रों की एकल समुच्चय वाली कोशिका को अगुणित कहा जाता है। शुक्राणु और अंडाणु कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, जिन्हें अक्सर युग्मक के रूप में जाना जाता है, को अगुणित भी कहा जाता है। मनुष्यों में युग्मक 23 गुणसूत्र वाली अगुणित कोशिकाएं होती हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े होते हैं और कुल 46 होते हैं। 2 गणित कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्रत्येक गुणसूत्र युग्म में से एक होती है, इसलिए इसे अगुणित होती है। यूकैरियोट ऐसे जीव हैं जिनकी कोशिकाओं में एक केंद्रक के अलावा झिल्ली से बंधे हुए अंग होते हैं। यूकैरियोटिक जीव एक महान
विविधता में आते हैं, जिनमें अधिकांश शैवाल, सभी जंतुओं, पौधों, कवक और प्रोटिस्ट शामिल हैं। यूकेरियोट में एक कोशिका या कई कोशिकाएं हो सकती हैं। द्विगुणित शब्द द्विगुणित एक जीव की कोशिका का निर्माण करता है जिसमें गुणसूत्रों के 2 पूर्ण सेट होते हैं। प्रत्येक जनक के गुणसूत्र एक युग्म में उपस्थित होते हैं। चूंकि मनुष्य द्विगुणित होते हैं, उनकी अधिकांश कोशिकाओं में 23 युग्म गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग दूध को दूध पाउडर में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो बोल्टिंग, जल निष्कासन, क्लीनिंग या निर्वात शुष्कन। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा जल निष्कासन। जल निष्कासन विधि का उपयोग दूध को दूध पाउडर में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। दूध को सुखाया जाता है और फिर दूध बनाने के लिए इसका पाउडर बनाया जाता है। तरल में घुलने पर यह गाढ़ बनाता है। 5% या उससे कम नमी के साथ ठोस बनाने के लिए ऊष्मा तथा अन्य संकीर्ण प्रक्रियाओं का उपयोग करके दूध से पानी निकालकर बनाए गए उत्पादन को सूखे दूध या दूध पाउडर के रूप में जाना जाता है। दूध को पाउडर में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में भंडारण एक बड़ी भूमिका निभाता है। दूध के जैविक मूल्य को अपेक्षाकृत आसान भंडारण स्थितियों के तहत बहुत लंबे समय तक सुखाकर संरक्षित किया जा सकता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बोल्टिंग, किसी भी वस्तु को बियर या मिनरल वाटर जैसे कॉर्क वाली बोतलों में डालकर बोतल बंद किया जाता है। निर्वात शुष्कन, निर्वात निर्माण के माध्यम से किसी भी पदार्थ में नमी हटाने के लिए निर्वात सुखाने के रूप में जाना जाता है। कैनिंग नामक प्रक्रिया में प्रसंस्करण और वायुरोधी पैकेजिंग के माध्यम से भोजन को संरक्षित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, धातु M के यौगिक का सूत्र M2O3 है। नाइट्रोजन नाइट्राइड का सूत्र निम्न होगा। तो ये होगा Mn होगा दोस्तों। की पॉइंट देख लेते हैं। धातु और ऑक्सीजन, धातु ऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए अभिक्रिया करते हैं। आपूर्ति के लिए किए गए धातु ऑक्साइड में धातु की संयोजकता +3 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो उनकी संयोजनाएं बदल जाती हैं और M2O3 परिणामी धातु ऑक्साइड होता है। इसी प्रकार हम इसका नाइट्राइड बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नाइट्राइड की संयोजकता 3 होती है और इस धातु की संयोजकता +3 है। संयोजकता में इस आदान प्रदान से उत्पन्न होने वाले नाइट्राइड M3N3 होगा, या हमें केवल Mn के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण होता है स्पर्श करने पर, दूर से, रगड़ने पर, या तो रगड़ने या स्पर्श कराने पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूर से ही हो जाता है प्रवेश में स्थानांतरण। की पॉइंट देख लेते हैं। प्रेरण में आवेश का स्थानांतरण दूर से होता है। यह प्रक्रिया में एक आवेशित चालक और एक अनावेशित वस्तु बिना स्पर्श किए एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। जब अनावेशित वस्तु का निकटतम सिरा बिना स्पर्श किए ही आवेशित चालक में बहुत निकट लाया जाता है, इस प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन के रूप में जाना जाता है। यहाँ एक उदाहरण है। AB एक पृथक उदासीन चालक है। इसमें समान संख्या के प्रोटीन और समान संख्या के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन को जब B सिरे पर एक ऋणावेशित छड़ को A सिरे के समीप रखा जाता है, वे तो एकत्रित होकर आकर्षित होते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी के परिणामस्वरूप A सिरा धनावेशित हो जाता है। सिरा B पर अत्यधिक इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह ऋणावेशित हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्पर्श करना, स्पर्श से शरीर की सतह पर त्वचीय संक्रियाएं शामिल होती हैं। इसमें गर्म, ठंडा, दाब और कंपन की शारीरिक संवेदनाएं शामिल होती हैं। रगड़ना, इसका अर्थ अपना हाथ, कपड़ा आदि हिलाना है। दृढ़ता से दबाते हुए किसी चीज की सतह पर पीछे और आगे की ओर गति करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हम दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक ऐसी नई अमेजिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।